आप कनाडा में या यूएस में रहते हैं और अपने मुस्लिम बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 मैक्सिमम 40, एक फ्री कम्युनिटी फी सबीलिल्लाह बनाई गई है। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के प्रोफेशनल प्रोफाइल्स यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। डेली बेस पे हम लोग प्रोफेशनल प्रपोजल्स यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। काफ़ी सारी देसी फैमिलीज को ये लगता है कनाडा में स्पेशली कि अगर हम कनाडा में हैं और हमारा जो घर है वो फुली पेड ऑफ है और हमारी विल रेडी है, तो हमारे मरने के बाद किड्स को जो है वो प्रॉपर्टी बिल्कुल ज़ीरो टैक्स पे मिलेगी और उनके लिए कोई हेडेक नहीं होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम बात करेंगे कि कनाडा का जो है इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात करेंगे, आफ्टर डेथ टैक्सेस एंड फीस के बारे में बात करेंगे, प्रोबेट को थोड़ा सा टच करेंगे, राइट। तो कोशिश करूंगा कुछ सिंपल ज़बान में चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूं। तो वीडियो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट पे हूं विद ऑलमोस्ट 18 इयर्स इन बिजनेस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो बाइंग है, सेलिंग है या इन्वेस्टमेंट है, घर लेना चाहिए या बेचना चाहिए, या अगर आप कंसर्न है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है पे करने में और आप उसको रीफाइनेंस कराना चाह रहे हैं, राइट, और आपको प्रोफेशनल मॉर्गेज के लोग नहीं मिल रहे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपनी टीम के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। या कमर्शियल में कुछ लेना चाह रहे हैं तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो जो है जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ना मैं कोई लॉयर हूं, ना मैं कोई टैक्स लॉयर हूं। मैं सिर्फ गूगल से रिसर्च करके आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूं, बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। बाकी आप चाहें तो अपने जो टैक्स लॉयर हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कनाडा यूजुअली डज नॉट हैव एन इनहेरिटेंस टैक्स। कनाडा का जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं होता लाइक अदर कंट्रीज, बट डेट के जो टैक्सेस हैं, फीस हैं, वो स्टिल देयर हैं सीआरए रूल्स और ओंटारियो प्रोबेट रूल के हिसाब से। क्योंकि मैं ओंटारियो में, तो यहाँ के हिसाब से आपको बात करूंगा कैसे बच्चों के ट्रांसफर कैसे होता है, खुदा न खासा किसी का इंतकाल होता है और बच्चों के नाम पे वो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, टैक्सेस कैसे हैपेंड होंगे, फीसेस जो है वो कैसे लगेंगी, मिस्टेक्स जो देसी फैमिली को नहीं करनी चाहिए, जिनको वो अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट सीआरए वांट्स आफ्टर समवन्स डाई। सीआरए को क्या क्या चीजें चाहिए अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सीआरए सेज द लीगल रिप्रेजेंटेटर, जिसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, मस्ट फाइल अ फाइनल T1 टैक्स रिटर्न। ये आपको फाइल करना है फाइनल T1 टैक्स रिटर्न, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली एक आदमी की डेथ हो गई है तो जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सीआरए के साथ हैं, वो हर चीज हैज टू बी क्लियर। CRA also says sometimes the state may need a T3 trust return। ये फॉर्म्स के आप सारे गूगल कर लीजिएगा। तो पहले नंबर पे आपने जो चीज फाइल करनी है वो करनी है फाइनल T1 टैक्स रिटर्न, ठीक है, फाइनल रिटर्न जो होगा। उसके बाद CRA समटाइम्स जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर होती है उससे उसको T3 ट्रस्ट रिटर्न फॉर्म भी चाहिए होता है। ये आप अपने अकाउंटेंट से भी चेक कर सकते हैं। सो इवन इफ द हाउस इज पेड, पेपर वर्क इज स्टिल रिक्वायर्ड। तो अगर आपका घर पेड भी है, आपके मरने के बाद खुदा न खास्ता अगर आपका इंतकाल होता है और आपने विल में वो प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे लिखी हुई है, तो फिर भी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, और ये बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे सीआरए का एक बड़ा रूल है, डीम डिस्पोजिशंस एट डेथ, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि सीआरए एक्सप्लेन्स दैट व्हेन समवन डाइज, some property is treated like it was sold at fair market value on the date of death। सीआरए चाहता है कि किसी के डेथ होने के बाद उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर ट्रीट किया जाए, जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जो की थिंग्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो पेरेंट्स का प्रिंसिपल रेजिडेंट है, ठीक है, सीआरए से यू मस्ट रिपोर्ट द डी पोजिशन ऑन स्केड्यूल 3। डी पोजिशन आपने
उसको मस्ट शो करना है स्केड्यूल 3 जो भी उनके फॉर्म्स के साथ होंगे, एंड ऑल और पार्ट ऑफ द गेम में बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि पूरा गेन एग्जेम्प्ट हो जाए या कुछ एग्जेम्प्ट हो, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल रेजिडेंट एक्सेप्शन। अगर वो प्रॉपर्टी उनकी 100% प्रिंसिपल रेजिडेंट है तो उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, डिपेंड करता है वो कितने अरसे से उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और काफी दफा वो ये काम कर रहे हैं, राइट, तो अगेन आपका अकाउंटेंट इसमें आपको प्रॉपर गाइड करेगा। ऑल्सो सीआरए कहती है कि फॉर्म नंबर T1255 फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पर्सन, जो भी मरने के बाद जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो T1255 फॉर्म पर्सन टू डेजिग्नेट द प्रॉपर्टी एज अ प्रिंसिपल रेजिडेंट एंड कैलकुलेट द गेन। तो वो जो है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्ली आपका जो अकाउंटेंट है इसमें आपको असिस्ट करेगा कि वो पूरी उसके बारे में डिटेल्स उस प्रॉपर्टी के बारे में दी जाएंगी सीआरए को। अच्छा, अब यहाँ पे हम सिंपल उसमें बात कर लेते हैं कि अगर पेरेंट्स जिस तरह मदर एंड फादर थे और उनकी वो प्रिंसिपल प्राइमरी रेजिडेंट थी, तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, लेकिन उनको रिपोर्ट करने होंगे सारे फॉर्म्स, जो भी रिक्वायरमेंट है सीआरए की वो सारे उनको रिपोर्ट करने होंगे। अगर वो प्रॉपर्टी उनकी प्रिंसिपल रेजिडेंट नहीं है, वो रेंटल प्रॉपर्टी है, कॉटेज है या सेकेंड होम है, उसके ऊपर उनको जो है वो कैपिटल गेन लगेगा। द कैपिटल गेन टैक्स कैन अप्लाई बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज सीआरए ट्रीट्स इट लाइक सोल्ड इट एट फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेथ। तो ऑन डेथ पे जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही सीआरए उसको ट्रीट करेगा। अच्छा, अब यहां पे बात कर लेते हैं कि क्या जो बच्चे हैं वो डू किड्स पे टैक्स जस्ट फॉर रिसीविंग द इनहेरिटेंस। अब बच्चों को टैक्स पे करना है कि जब वो उनको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ये स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स पे नहीं करते। किड्स डोंट पे अ स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स जस्ट फॉर रिसीविंग द होम। ठीक है, यूजुअली एनी टैक्स इशू इज हैंडेड इन the parent final return or the state return if needed। तो अगेन इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, ये प्रोसेस थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। मुझे अक्सर इंक्वायरीज आती हैं, मैसेजेस आते हैं, राइट। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप गूगल कर लें और स्टेट जो लॉयर्स होते हैं जो केस में डील करते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी फुली पेड है और आप अपने बच्चों को इनहेरिटेंस करना चाह रहे हैं तो $400-500 देके किसी प्रॉपर टैक्स लॉयर के साथ कंसल्ट कर लें। ठीक है, वो आपको इसमें प्रॉपर एजुकेट करेगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। ये आपके पास, यानी कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर $1 मिलियन की प्रॉपर्टी पेड है और आप $400-500 एक कंसल्टेशन के मेरे हिसाब से पे करके जो भी आपके बच्चे हैं उनको आप साथ लेके जाएं, उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई क्या पे होगा क्या पे नहीं होगा। ओके, बच्चों को ये बात का पता होना चाहिए द वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डेथ बिकम द न्यू स्टार्टिंग वैल्यू। अच्छा, जो भी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की उनके मरने पे, फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो गई है और आज उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ है $1 मिलियन, तो अब ये $1 मिलियन का ये नई प्राइस सेट हो चुकी है उस प्रॉपर्टी की। सो इफ द किड्स सेल लेटर, टैक्स में अप्लाई ऑन इंक्रीज आफ्टर डेथ। हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी बच्चों को मिले और बच्चे ये प्रॉपर्टी बेच दें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है कि अब उनको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा इंक्रीज आफ्टर डेथ। ठीक है, जो भी अमाउंट फॉर एग्जांपल उनको 1 मिलियन की फेयर प्राइस थी, अब उन्होंने बच्चों ने उसमें नहीं रहे या वो 1.1 की या 1.2 की बेचती उन्होंने, राइट, फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली अब उसको उन्होंने टैक्स पे करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ दे यूज द होम। वो घर को कैसे यूज कर रहे हैं, क्या वो एज अ प्रिंसिपल रेजिडेंट यूज कर रहे हैं या वो एज अ इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं, राइट। तो $1 मिलियन का एक बेंचमार्क सेट किया गया है, उससे ऊपर जो अमाउंट पे बेचेंगे उस पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोबेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स क्या होता है। ओंटारियो की बात कर लेते हैं। इवन इफ सीआरए टैक्स इज 0, यू कैन स्टिल हैव प्रोबेट फीस।
अच्छा, हो सकता है कि आपको कैपिटल गेन वगैरह का या सीआरए का कोई टैक्स ना पे करना पड़े, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट जो प्रोबेट है उसकी फीस है वो आपने पे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। जो बच्चों को जो मिल रही है तो बच्चों ने ये फीस पे करनी है, और ये जब आप अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त करनी है। अब यहाँ पे आपको कोशिश करता हूं कि कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा सकूं। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखते हैं ओंटारियो में, अगर आप गूगल कर लें डेटा को, तो क्या प्रोबेट का जो कैलकुलेटर क्या कहता है, क्या चीजें कहती हैं, ओके क्या कहता है, $0 ऑन द फर्स्ट 50,000 ऑफ द स्टेट। अच्छा, जो भी स्टेट की वर्थ है, तो फॉर एग्जांपल अगर स्टेट की वर्थ जो भी है तो फर्स्ट 50,000 का जो फीस है वो $0 है, तो अप टू 50,000 फर्स्ट एग्जेम्प्ट है। उसके बाद जी क्या कहते हैं, $15 पर $1,000 और पार्ट ऑफ $1,000 अबव 50,000। तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी की वर्थ 6 लाख है तो फर्स्ट $50,000 वेव है, 550 पे आपको प्रोबेट की फीस पे करनी है। यहां पे आपको एक और एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं थोड़े से नंबर्स के साथ। अगर आपके स्टेट की वैल्यू 600,000 है, तो आपको $50,000 का फर्स्ट 50 का एग्जाम्प्ट मिला, तो अब रिमेनिंग अमाउंट है 550। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 550,000 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये आते हैं 550। और अब 550 टाइम्स को $15 जो मैंने मेंशन किया जो पर 1000 पे है, तो उसको अगर आप देखते हो तो $8,250 ये है प्रोबेट का टैक्स समवेयर। ठीक है, अगेन मैं आपको ये नंबर सिर्फ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहा हूं। दिस इज वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पे एक और सवाल रेज होता है कि लैंड ट्रांसफर टैक्स, क्या बच्चे को जब घर ट्रांसफर होगा तो स्टेट टू बेनिफिशियरी, तो क्या वो लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करेंगे? काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। व्हेन टाइटल जो है किड्स को ट्रांसफर होता है, क्या वो लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करेंगे? ओंटारियो लैंड ट्रांसफर टैक्स इज बेस्ड ऑन कंसिडरेशंस, बेसिकली व्हाट वैल्यू इज गिवन इन एक्सचेंज। ठीक है, Ontario Land Transfer Tax Guide shows examples for state to beneficiaries transfers and also explain the mortgage considerations rules can change depending on the agreement। ठीक है, तो अगेन स्टेट लॉयर आपको प्रॉपर इसमें गाइड कर सकता है। सिंपल रूल आपको बता देता हूं अपने देसी लोगों के लिए। अगर किड्स प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है, there is no payment, no buyout, no mortgage being assumed in a way that become consideration, it may be no land transfer tax। ठीक है, अगर उसमें किसी किस्म की कोई buyout नहीं है, कोई mortgage नहीं है, कुछ नहीं है, right, become consideration में गई है, तो उसमें कोई आपको land transfer tax पे नहीं करना। But if one child is buying out अदर और अज्यूमिंग, अच्छा इसमें से अब कोई एक बाय कर लेता है, फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं, उसमें एक बोलता है भाई मैं बाय आउट कर लेता हूं, डेब्ट अरेंजमेंट दैट कोर्ट एंड कंसिडरेशन एलटीबी, उसमें हो सकता है कि अब आपको लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना पड़े, अरेंजमेंट दैट काउंट्स एट कंसिडरेशंस। ठीक है, अगेन ये जो मैटर्स होते हैं इसके लिए स्टेट ट्रस्टी इज द बेस्ट पर्सन, दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। जो लॉयर्स हैं इनके स्टेट ट्रस्टी लॉयर्स जो हैं, they will guide you properly. Because of these details, land transfer tax, you should confirm with your real estate lawyer before registration। आपका real estate lawyer हो जाए वो भी आपको बता सकता है, या आपका जो स्टेट ट्रस्टी जो या आपका जो टैक्स लॉयर है वो आपको बता सकता है। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, 4 मिस्टेक्स की बात करूंगा जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि विल हमने बना ली है, विल इनफ है, अब कोई हमें पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। नो, सीआरए स्टिल रिक्वायर्ड द फाइनल रिटर्न एंड रिपोर्टिंग। सीआरए को फाइनल रिटर्न एंड रिपोर्टिंग चाहिए। फिर हम लोग एक मिस्टेक करते हैं कि नॉट गेटिंग फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, हम लोग उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं करते जब उनकी डेथ होती है। FMV इज द बेस फॉर CRA कैपिटल गेन रिपोर्टिंग रूल्स। तो ये आप चेक कर लीजिए, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, फेयर मार्केट अगर आप चाहें
तो आप किसी रियल एस्टेट एजेंट से कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप एक अप्रेजल को हायर कर लें, $300-400 दें, वो आपको प्रॉपर उस दिन की उस टाइम की अप्रेजल निकाल के पुल करके आपको बना के रिपोर्ट दे देगा, तो आपके पास वो एक रिकॉर्ड रहेगा। फिर हम लोग एक और मिस्टेक करते हैं, नॉट रिपोर्टिंग प्रिंसिपल रेजिडेंट प्रॉपर्ली। हम लोग अपना जो प्रिंसिपल रेजिडेंट है उसको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करते। CRA से यू स्टिल मस्ट रिपोर्ट इन और स्केड्यूल एज डेजिग्नेटेड इट, ये आपको रिपोर्ट करना है। T1255 कैन बी यूज टू डिजीज्ड, ठीक है ना। ये फॉर्म का नंबर आपने इसमें प्रॉपर रिपोर्ट करना है कि वो उनका प्रिंसिपल था या नहीं था। फिर एक और हम लोग मिस्टेक करते हैं, इग्नोरिंग ओंटारियो प्रोबेट फीस। हम ओंटारियो प्रोबेट टैक्स कैन बी रियल मनी, ये हम लोग वो कहते हैं कि हम ये वो नहीं करेंगे, ये आपने पे करना है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आप प्रोबेट अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको अपफ्रंट जो भी अमाउंट होगी वो आपको पे करनी है। कनाडा में कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, बट डेथ्स ट्रिगर्स टैक्स फाइलिंग एंड समटाइम्स टैक्स। डेथ के बाद कितना है ये आपका अकाउंटेंट प्रॉपर गाइड करेगा, स्टेट के जो लॉयर्स हैं वो बताएंगे। प्रिंसिपल जो रेजिडेंट्स हैं मे बी टैक्स फ्री बट स्टिल मस्ट बी रिपोर्टेड प्रॉपर्ली। जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज हैं वो टैक्स फ्री हैं लेकिन उनको प्रॉपर रिपोर्ट करना है। ओंटारियो कैन चार्ज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स, जिसको प्रोबेट कहते हैं, वो चार्ज होगा। लैंड ट्रांसफर टैक्स डिपेंड ऑन द कंसिडरेशंस एंड स्ट्रक्चर, सो कंफर्म विद द लॉयर। हमेशा अगर कुछ भी करना है तो लॉयर से कंसल्ट कर लें कि हमें पे करना है या नहीं करना। वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। This is general education only, not legal or tax advice. Please speak to a qualified state lawyer and tax professional for your exact situation. अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, फिर किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।